नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक विवाद बड़ा तेजी से उठा था। दिलजीत दोसांझ की फिल्म आई थी सरदार जी 3। उस फिल्म में पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर को शामिल किया गया था। इसी वजह से उसका भारत में जबरदस्त विरोध हुआ। यहां पर उस फिल्म के प्रदर्शन पर बैन लगा दिया गया और यह फैसला जो फिल्म एसोसिएशन है उसकी तरफ से लिया गया था कि यह फिल्म यहां प्रदर्शित नहीं होगी, क्योंकि हानिया आमिर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना पर, भारत पर बड़ी कटाक्ष किए थे, बड़ी टिप्पणियां की थी। और इस फिल्म के जो निर्माता निर्देशक हैं उन सबको भी यह पता था कि इस देश में माहौल इस समय क्या है। उन्होंने स्वयं ही ये कहा कि हम इस फिल्म को भारत के अलावा सब जगह रिलीज करेंगे, लेकिन भारत में रिलीज नहीं करेंगे। वैसे भी आज के दौर में फिल्में देखने के लिए सिनेमा में जाने की आवश्यकता कहाँ है, आपके मोबाइल में सब कुछ आ जाता है। जब आनी होगी ये फिल्म यहां पर भी आ जाएगी। लेकिन विदेशों में ये फिल्म रिलीज हो चुकी है 27 जून को और सुनने में आया है कि ठीक ठाक वहां पर चल भी रही है। लेकिन इस मामले को लेकर हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई खास प्रतिक्रियाएं वैसे तो थी नहीं। जो फिल्म एसोसिएशन से जुड़े हुए अशोक पंडित वगैरह कुछ लोग हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं तो आ ही रही थी। लेकिन फिल्म अभिनेता, जाने माने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह बड़ा परेशान हुए। ये बताइए साहब, पाकिस्तान की हीरोइन थी इसमें और यहां पे इस फिल्म को रिलीज ही नहीं करने दिया गया। इस बात से वो बड़ा बिफर गए। नसीरुद्दीन शाह ने फेसबुक पर एक पोस्ट उनके समर्थन में लिखी और उसमें लिखा कि मैं दलजीत के साथ दृढ़ता से खड़ा हूं। जुमला पार्टी का गंदा विभाग, डर्टी पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं विभाग, उन पर हमला करने का मौका तलाश रहा था। उन्हें लगता है कि उन्हें आखिरकार यह मिल गया है। वह फिल्म की कास्टिंग के लिए जिम्मेदार नहीं था, निर्देशक था। लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कौन है, जबकि दिलजीत को पूरी दुनिया जानती है और वह कास्ट के लिए सहमत हो गया क्योंकि उसका दिमाग दूषित नहीं था। ये गुंडे भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच व्यक्तिगत बातचीत को खत्म करना चाहते हैं। मेरे वहां करीबी रिश्तेदार और कुछ प्यारे दोस्त हैं और कोई भी मुझे उनसे मिलने या जब भी मेरा मन करे उन्हें प्यार भेजने से रोक नहीं सकता। और जो लोग कहेंगे पाकिस्तान जाओ, मेरा जवाब है कैलाश जाओ। कैलाश से मतलब आप समझ रहे होंगे कैलाश पर्वत जो चाइना में है। ये बातें कही नसीरुद्दीन शाह ने। समझ रहे हैं उनके मन में क्या है? दरअसल उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को गुंडे कहा और यह कहा कि ये हिंसा भड़काने वाले लोग हैं। बहुत ही आपत्तिजनक भाषा में इस्तेमाल किया गया और फिर ये 1-2 दिन के बाद फेसबुक से पोस्ट गायब हो गई। मुझे नहीं पता कि उस पोस्ट को, उसका स्क्रीनशॉट मुझे नहीं मिला, मैंने काफी तलाशा। लेकिन जो उसका सार था, जो उसकी हिंदी थी, वो मैंने आपको अभी पढ़ करके सुनाई है। इस फेसबुक पोस्ट के बारे में, गायब हो जाने के बारे में, यह चर्चा चली कि नसीरुद्दीन शाह ने इसे टेक डाउन कर लिया है, इसे खुद हटा लिया है या इसे डिलीट कर दिया है कि कहीं इस पर जो ट्रोल्स हैं या फिर उनकी आलोचना करने वाले लोग टिप्पणी ना करने लगे। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मैंने नहीं हटाई है इसको और ना ही मैं किसी की टिप्पणी से डरता हूं। लेकिन नसीरुद्दीन शाह के मन में जो नफरत थी उसे वो कैसे इजहार करें उसका? फेसबुक से तो पोस्ट हटा दी, तो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से बात की और इंडियन एक्सप्रेस अखबार में उन्होंने 5 तारीख के अंक में एक आर्टिकल छपवाया। जो एडिटोरियल पेज होता है उसमें वो लेख छपा हुआ है और उस लेख में उन्होंने ये अपनी बात सारी की सारी विस्तार से कह दी। जो फेसबुक पोस्ट में लिखना चाहते थे वो भी कह दिया और उसके अलावा भी उन्होंने जमकर भड़ास निकाली और पाकिस्तान के प्रति अपना समर्थन जताया कि पाकिस्तान से हमें बड़ी सहानुभूति है और पाकिस्तान बहुत बढ़िया देश है और मेरे तो बड़े यार दोस्त वहां पर पे रहते हैं। देखिए, मोदी काल में नसीरुद्दीन शाह जैसे बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं और इन सब में एक बात कॉमन है, सबको पाकिस्तान से बहुत बड़ी हमदर्दी है। पाकिस्तान के बारे में कुछ मत कहो। उनको यह लगता है नसीरुद्दीन शाह को देश में 24 घंटे नफरत का माहौल चल रहा है और लोग खुलकर अपनी कट्टर भावनाओं का इजहार करने लगे हैं, व्यक्त करने लगे हैं और भारत में मुसलमानों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। हेट स्पीच करने वाले चरमपंथी हिंदू संगठन सारे मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान करते हैं और सब लोग चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि यही चलता रहा तो भारतीय मुसलमान वापस लड़ेंगे, यानी सिविल वॉर होगी। गृह युद्ध की चेतावनी दी है नसीरुद्दीन शाह ने इसमें साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि ये मुसलमान यहीं के हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे। उन्होंने देखिए, उनके मुताबिक अगर बात मानी जाए, लब्बो लुबाब जो है, उनके मुताबिक जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व वाला काल है वो
मुसलमानों के प्रति घृणा का काल है और मोदी इन सब घटनाओं पर रणनीतिक रूप से चुप, यानी कि जानबूझकर चुप रहते हैं, यह भी उन्होंने कहा। वैसे मैं बताऊं, ये नरेंद्र मोदी को 2013 से ही गालियां देने लगे थे, जब वो पीएम पद के प्रत्याशी ही सिर्फ बने थे। और बाद में एक इंटरव्यू में नसीरुद्दीन शाह को मैंने सुना, ये भी कह रहे थे, शायद 2019 के आसपास का है, उसमें नसीरुद्दीन शाह ये भी कह रहे थे कि मुझे मोदी जी के ऊपर बड़ा भरोसा था कि वो आएंगे तो बड़े बदलाव लाएंगे, लेकिन यहां तो कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही कहानी चलने लगी है। वो झूठ बोल रहे थे। 2013 में ही उन्होंने मोदी का विरोध शुरू कर दिया था। मैं आपको बताऊं कि भीमा कोरेगांव वाला जो मामला हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, उन सारे अर्बन नक्सल्स के समर्थन में नसीरुद्दीन शाह उस समय बोल रहे थे, खड़े हुए थे उनके साथ, और ये कह रहे हैं कि मुझे मोदी जी से बड़ी आशा थी। ये तो 2013 से ही मोदी के पीछे लग गए थे, पीएम बनने से पहले ही। देखिए, नसीरुद्दीन शाह इस समय बॉलीवुड में अलग थलग पड़ चुके हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो उन्हें फिल्मों में काम देते हैं, वैसे भी उनकी उम्र बहुत हो चुकी है। दूसरे, उनको यह भी लगता है कि ये बॉलीवुड वाले जो है मोदी से, भाजपा वालों से डरते हैं, इसलिए कोई कुछ बोलता नहीं, इसलिए वो ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब लोगों को मैं दोगलेपंथी की श्रेणी में रखता हूं। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग उन मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं जिन्होंने हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर कभी कोई आवाज नहीं उठाई। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों के लिए भारत तब तक तो सही था जब कश्मीर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को कश्मीर से भगाया जा रहा था, उनका नरसंहार हो रहा था, महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, सामूहिक रूप से उनका कत्लेआम किया जा रहा था। अजमेर में हिंदू महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार होते थे। मीनाक्षीपुरम में धर्मांतरण करवाया जा रहा था मास लेवल पर। अयोध्या, काशी, मथुरा, इन सब को मुसलमानों ने, मुसलमान आक्रांताओं ने, राजाओं ने, बादशाहों ने कब्जा कर लिया था, तोड़ लिया था, तहस नहस कर दिया था, मस्जिदें बना दी थी। दूसरे, ये भारत तब तक सही लगता था इन लोगों को जब देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पैरों में लेट जाते थे मस्जिदों के शाही इमाम के साहब हमारे समर्थन में फतवा जारी कर दो। अभी 2019 के शायद लोकसभा चुनाव से पहले की बात है, सोनिया गांधी ने बुलाया था शाही इमाम को जामा मस्जिद के और उनसे फतवा जारी करवाया था कि मुसलमान सारे कांग्रेस को वोट करें। तब तक इनके लिए सब कुछ सही था। और दूसरी ओर ये तब भी इन्हें भारत बहुत सही लगता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में शाहबानो मामले में कोई फैसला आता था और उस फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में सिर्फ इसलिए बदल दिया जाता था देश के प्रधानमंत्री द्वारा क्योंकि मुसलमान इस बात से नाराज हो जाएंगे, तब तक भारत बिल्कुल सही था। और थानों से लेकर पार्लियामेंट तक मुसलमानों की दादागिरी थी। मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए सारे नियम, कायदे, कानून चलाए जाते थे, हिंदुओं को दबाया जाता था। हिंदुओं से यह कहा जाने लगा था कि अगर आपके क्षेत्र में कोई दंगा हुआ तो आपको साबित करना पड़ेगा कि आपने मुसलमानों के खिलाफ कुछ गलत नहीं किया है। इस तरह का कानून लाए जाने की कोशिशें की गई इस देश में। तब तक सब कुछ सही था, कुछ भी गलत नहीं था। और ये काफिर हिंदू जो सैकड़ों साल से दोयम दर्जे के नागरिक बने हुए थे, जिनकी कोई सुन ही नहीं रहा था। मुगल काल में कोई कल्पना कर सकता है कि मुगल काल में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे थे, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था, बहुत भारी पैमाने पर, उनकी कहीं कोई सुनवाई थी उस समय? कहीं सुप्रीम कोर्ट थी कि मुगलों के खिलाफ जाकर के कहीं अपनी अपील कर सकें? कुछ नहीं था, कुछ सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन आज मोदी जी के आने के बाद या भाजपा की 2014 में पूर्ण सरकार आ जाने के बाद, 3 कार्यकाल हो जाने के बाद, अब हिंदुओं को लगने लगा है कि हाँ यार, हमारी भी कहीं सुनवाई हो रही है, इनको आवाज मिल रही है। तो नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग परेशान हैं। ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्हें ना जाने कितनी बार ओमपुरी जैसे अभिनेता के ऊपर प्रायोरिटी देकर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले हैं, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के। कई पुरस्कार, पद्मश्री वगैरह पता नहीं मिले हुए हैं, दुनिया भर के पुरस्कार इनको मिले हुए हैं। तब तक भारत बिल्कुल सही था। अब मोदी जी आ गए तो भारत बिल्कुल गलत हो गया। अब इनसे कोई पूछे कि पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया, तब नसीरुद्दीन शाह कहां थे भाई? ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान जब अपने ड्रोन यहां भेज रहा था, उस समय क्यों नहीं बोलते थे नसीरुद्दीन शाह? नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग दोगले लोग हैं। और नसीरुद्दीन शाह ने सरफरोश फिल्म में एक गद्दार हिंदुस्तानी का रोल निभाया था जो पाकिस्तान के लिए काम करता था। ये सारे वही लोग हैं, इनकी वास्तव में हकीकत भी यही है। और इन सब लोगों को उसी अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए
जिस अंजाम की बात ये दूसरे लोगों के लिए करते रहे हैं। इन सबको सबक सिखाया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये कोई उत्तेजना में दिया गया कोई भाषण नहीं है मेरा, मैं भावनाओं को कह रहा हूं, भावनाओं के हिसाब से बात कर रहा हूं। इन सब लोगों की भावनाएं अब तक क्या रही हैं, जब देश में हिंदू चुपचाप ये मान चुका था कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हमारी किस्मत है, उस समय सब चुप थे, सारे राजनेता भी चुप थे, किसी को कोई गलत नहीं लग रहा था, कहीं पर कुछ भी गलत होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। आज मोदी जी आ गए हैं तो कुछ चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्हें लगने लगा है कि सब कुछ अर्थ अनर्थ हो रहा है। नसीरुद्दीन शाह जैसे लोगों का सामूहिक बायकॉट किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन जैसे लोगों की फिल्में बिल्कुल नहीं देखी जानी चाहिए। जो लोग इनको अपनी फिल्मों में लेते हैं उनका बायकॉट भी किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।